साबुन भाग दो। प्रियवंदा से सुदेश का परिचय था। 2 साल पहले वह लड़की को पढ़ाने जाता था। वही अपनी शिष्या की सहेली के रूप में प्रथम साक्षात्कार हुआ था। फिर वह परिचय प्रगाढ़ होकर जब रूप बदलने लगा और स्नेह की वर्षा होने लगी, तो दोनों ओर से भाग्य देवता बहुत हंसे। किसी को कानो कान खबर न हुई और स्नेह का रंग प्रणय में परिणत हो गया। उस लड़की की पढ़ाई बंद हो गई तो और उपाय न पाकर कागज के टुकड़ों पर मन के अंतराल की बातें अंकित होकर आने लगी। भाग्य के देवता हंसते रहे। उमा एक दिन धोबी को मेले कपड़े देने गई थी। जेब खाली करके देवर का कोट डालने लगी धोबी के आगे, तो उसमें एक पत्र पाया जिसमें लिखा था, प्राणों के स्वामी हृदयेश्वर। खूब खुशी हुई वह और सुदेश को खूब डराया धमकाया। तुच्छ सा हो गया वह भाभी के आगे, सिर झुका लिया और बार बार उस चिट्ठी को लौटाने की जिद करने लगा। उमा ने हंसी रोक कर कहा, नहीं, यह चिट्ठी तुम्हें नहीं, तुम्हारे भैया को दूंगी। जरा आटे दाल का भाव मालूम हो तुम्हें? सुदेश से और कुछ बन न पड़ा। भाभी के पैरों पर अपना सिर रख कर रोने लगा। ऐसा कायर निकला प्रेमी। उसी दिन से भाभी नर्म सचिव हो गई। उन्हीं की सलाह से सब काम होने लगा। एक दिन नुमाइश में दूर से प्रियवंदा के दर्शन भी करा दिए भाभी को। घर लौटने लगे तो राह में भाभी चलती चलती बोली, हे भगवान, यही तुम्हारी प्रियवंदा है? रूप की जोत लिए सारी नुमाइश को चकाचौंध किए थी। हाय राम, मैं तो उसके पैरों के दोवन भी नहीं हूँ। कैसी उसकी जिटानी बन पाऊंगी? मुझे जीजी कहते भी वह घिनाएगी, मुझे देखकर हंसेगी। सुदेश सुनकर होले से बोला, गला काट लूंगा। भाभी बोली, किसका गला काट लोगे? मेरा? पर सुख सुदेश देव और कुछ न बोला। दूसरे दिन प्रियवंदा का नौकर उमा को एक छोटी सी पाती दे गया जिसमें जीजी के चरण कमलों में दासी प्रियवंदा ने प्रणाम की बात लिखी थी और लिखा था कि अभागिन से ऐसा क्या अपराध हो गया जो इतने निकट आकर भी राज राजेश्वरी माता बिना दर्शन दिए चली गई। एक बार चरणों की रज अपने माथे पर लगा लेती, जीवन कृतार्थ कर लेती अपना। पर राज राजेश्वरी का यहाँ हाल था कि तन पर कभी पूरे कपड़े भी नहीं हो पाते हैं। ठंड पड़ने लगी और सुबह तड़के तड़के नहाकर रसोई चढ़ाते जब उमा को कपकपी लगने लगी तो उसने याद करके देवर का बॉक्स खोलकर वह पुराना स्वेटर निकाल लिया जिसे कीड़ों ने जगह जगह काट कर तरह तरह के बतायन और गवाक्ष बना दिए हवा के आने जाने के लिए। उसी स्वेटर को रोज सुबह पहन लेती और गर्मी पाकर कहती कि चलो अच्छा है, यह जड़ा मजे में काट देगा। रात को सिनेमा देखा सुदेश ने और सुबह सूरज चढ़े तक गहरी नींद ली। फिर भी देह का आलस्य न गया। एक जामोई के कर छोटे भतीजे से पूछा, चलो बेटा चाय पी आए? लड़का खुद कर बोला, चाचा जी बिस्कुट भी खाएंगे ना? सहसा सुदेश को याद आया कि चाय वाले के नौकर को उसने अपना स्वेटर देने का वादा किया था। यह बॉक्स खोलकर पुराना स्वेटर खोजने लगा पर स्वेटर न मिला। एक एक करके सारे कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिए पर स्वेटर के दर्शन न हुए। कहाँ गया? भाभी रसोई घर में बैठी दाल बीन रही थी। उसने आकर पूछा, मेरा स्वेटर था एक पुराना, मैंने ले लिया। तुमने कैसे ले लिया? सुदेश ने माथे पर बल डालकर कहा, तुमने क्यों मेरा बक्सा खोला? क्यों ले लिया मेरा स्वेटर? भाभी ने शांत स्वर में कहा, बेकार पढ़ा था इसीलिए निकाल लिया। सुदेश ने स्वर को तीव्र करके कहा, मुझसे बिना पूछे तुमने कैसे ले लिया? तुम मेरी चीज क्यों छूती हो? भाभी सुनकर चुप रही। सुदेश ने उसी स्वर में कहा, कहाँ है स्वेटर? ला दो। भाभी ने शांत स्वर में कहा, चलो अपने कमरे में, ला देती हूँ स्वेटर, यही ला कर दो अभी फौरन। भाभी ने उधर को पीट करके स्वेटर उतारा, फिर उधर को मुंह करके शांत स्वर में कहा,
यह लो। और नतमुख किए ओले से कहा, बाकी कपड़े भी उतरवा लो तन के। सुदेश क्षण भर भौचक्का सा खड़ा रहा। स्वेटर सामने पड़ा था और भाभी सिर झुकाए फिर दाल बीनने लगी थी। सुदेश वह स्वेटर उठाने लगा तो एक बार भाभी के झुके मुख की ओर देखा। आंखों से आंसू टपक रहे थे भाभी के। वही कल वाला बातूनी आदमी सुबह होते ही फिर आदम का था। सोनलाल को अपने साथ ले गया। सड़क तक बातें करते करते 9:30 बजे उधर से लौटे तो हंस रहे थे। खाने बैठे तब भी हंस रहे थे। हंसते गए और खाते गए और खाते खाते ही बोले हंसकर, तुम्हारी देवरानी को देख आए। उमा तब से गुमसुम बैठी थी। वह सुनकर कुछ न बोली। पति ने हंसकर कहा, लड़की जरा उठते कद की है, सुदेश के कंधे तक समझो। उमा ने फिर भी कुछ न कहा। पति हंसकर बोले, पैसा बहुत है उसके पास, सुदेश को विलायत भेजने को तैयार है। एक मकान दहेज में देने को कह रहा है। उमा फिर भी चुप रही। सोनलाल ने खाना समाप्त करके पानी पिया और उठ गए। घड़ी की ओर देखते गए और कपड़े पहनते गए। फाइल संभाली और शीशे में अपना मुंह देखा और बाहर को बढ़े कि उमा ने रास्ता रोक कर कहा, मेरे लिए स्वेटर ला दो। स्वेटर? पति ने झिड़की देकर कहा, क्या कह रही हो? मुझे ऑफिस की देरी हो रही है और तुम स्वेटर की फरमाइश कर रही हो। सुदेश से कहो। उमा ने सिर झुकाकर कहा, तो मुझे कुछ रुपये दो आज, मैं मंगवा लूंगी किसी से। किसी से क्यों? सोनलाल ने जल्दी से 1 रुपया का नोट निकाल कर कहा, सुदेश ले आएगा। लो थामो। है कहाँ सुदेश? पर सुदेश का पता न था। घंटे पर घंटा बीतता गया। सुदेश जाने कहाँ जाकर बैठ गया था। खाना ठंडा होने लगा। उमा बार बार दरवाजे तक आकर दूर तक नजर दौड़ाने लगी। दोनों लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर चाय वाले की दुकान पर जाकर चाचा जी को खो आए और उदास होकर भूखे प्यासे लेटे रहे चाचा जी के पलंग। दूर गली के चौर पर एक संगी लड़का रहता था। उमा ने घबराकर बड़े मुन्ना से कहा, जा तो विद्याभूषण के यहाँ चला जा भैया, कहियो कि हमारे चाचा जी अभी तक घर नहीं लौटे, तुमको मिले थे। कहाँ है चाचा जी? कहियो कि हमारी माँ बहुत घबरा रही है। तभी खट से किसी के जूतों की आवाज हुई। उमा ने चौंक कर देखा तो सुदेश सिर झुकाए फीते खोल रहा था। खाते समय बिल्कुल सन्नाटा था। लड़के भी इशारे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुदेश ने तो एक बार भी थाली से सिर न उठाया। तीनों जने खाकर कमरे में लौट गए और लड़कों की धूम धड़ाम सुनाई देने लगी तो उमा ने एक संतोष की सांस ली। सहसा बड़े लड़के ने हाफते हुए आकर माँ को एक कागज दिया और बोला, ले पढ़ ले, चाचा जी ने दिया है। ले पेंसिल, ले यह जवाब लिख। उमा ने हाथ का काम रोककर अचरज से वह कागज पढ़ा। सुदेश ने लिखा था, मुझसे प्रोफेसर शर्मा की एक किताब खो गई है। आज उन्होंने अपनी किताब मांगी है, बाजार से खरीद कर ले जाऊंगा। 10.5 रुपये चाहिए, आप किसी से उधार दिलवा दीजिए। मैं सुबह से रुपयों की कोशिश करता रहा पर कहीं नहीं मिले, आप कहीं से दिलवा दीजिए। भाई साहब से न कहिएगा, आपको मेरे सिर की कसम है। इति। उमा ने उसी कागज की पीठ पर लिखा, मेरे पास 10 रुपये है, आप चाहे तो ले सकते हैं, 8 आने का इंतजाम कर लीजिए। इति। जरा देर के बाद लड़का फिर दूसरा कागज ले आया। सुदेश ने लिखा था, 10 रुपया ही सही दीजिए, भाई साहब से न कहिएगा, मैं अगले महीने में आपको रुपये लौटा दूंगा। इति। उमा ने दूसरी ओर लिखा, मैं आपके भाई साहब से नहीं कहूंगी, आप ये रुपये मुझे अब लौटाइएगा नहीं, आपको मेरे सिर की कसम है। इति। शाम को सुदेश कॉलेज से लौटा तो घर में कोहराम मचा था। बड़ा लड़का मुन्ना बाहर आंगन में खड़ा रो रहा था और भाभी वाले कमरे से छोटे की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। हाय चाचा जी, हाय चाचा जी। सुदेश ने घबराकर मुन्ना से पूछा, क्या हुआ रे? मुन्ना रोता रोता बोला, अम्मा ने उसे बहुत मारा है, अब रस्सी से बांध रही है। सुदेश ने जल्दी से किताबें अलमारी में फेंकी और जूता बिना उतारे
फटाक से किवाड़ खोलकर भीतर जा खड़ा हुआ, जहां भाभी छोटे भतीजे के दोनों कोमल हाथ रस्सी से बांध रही थी और मुख से कहती जा रही थी, बुला चाचा जी को, देखूं कौन तुझे बचाता है। और चिल्ला, और चिल्ला, और पुकार चाचा जी को। सुदेश ने धक्का देकर उमा को पीछे ढकेल दिया और जल्दी जल्दी बच्चे के हाथ खोलकर उसे कलेजे से लगा लिया। बच्चा चाचा जी से लिपटकर खूब फूट फूट कर रोने लगा, आंखों में आंसू भरे। सुदेश ने भाभी की और निहार कर पूछा, क्यों मारा तुमने इसे? भाभी न बोली, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। क्यों मारा तुमने इसे? भाभी ने हाथ उठाकर कहा, जरा अपने कमरे में तो जाकर देखो, तुम्हारी भरी दावत उलट दी नस पीटी ने, 1 रुपया का नुकसान कर दिया। सुदेश ने कहा, इसीलिए तुमने मारा? क्यों? भाभी चुप रही। सुदेश ने कहा, आज माफ करता हूं, आइंदा जो तुमने बच्चे पर हाथ चलाया तो मैं खाना छोड़ दूंगा, समझी? भाभी ना बोली। सुदेश ने बाहर जाते जाते कहा, हत्यारी ने जरा सी दावत के पीछे अधमरा कर दिया मेरे लड़के को। और वह बच्चे को पुचकारता बाहर आंगन तक आया तो एक किनारे हाथ में ढका थाल लिए प्रियवंदा के नौकर को खड़ा पाया। तब वह भाभी को एक आवाज देकर भतीजे को लिए अपने कमरे में जाकर टहलने लगा। प्रियवंदा के यहाँ भोज हुआ था, बच्चों को बुलाया था, पुरुषों को बुलाया था, स्त्रियों को बुलाया था। बच्चे पुरुष स्त्री कोई भी न गया यहाँ से। दुखी होकर प्रियवंदा ने स्वयं भोजन न किया। फिर उदास होकर नौकर के हाथ बच्चों के लिए मिठाई भिजवाया। अपने माँ से कहकर नौकर थाल खाली करके हाथ जोड़कर विनय के स्वर में उमा से बोला, माँ जी, आपको बीबी जी ने बुलाया है, जब कहे मैं आपको लिवा ले चलूं। एक दिन चलकर हमारी झोपड़ी पवित्र कर आइए माँ जी। उमा को बहुत अच्छा लगा, प्रसन्न होकर बोली, वह तो मेरा अपना ही घर है, तू ऐसी बातें मत कह। नौकर हाथ जोड़े बोला, तो कब चलेगी माँ जी? उमा ने अधीर भाव से कहा, कल एतवार है, इन लोगों की छुट्टी होगी, कल ही चलूंगी। तू दोपहर को आ जाना, खा पी कर चलूंगी। नौकर सिर हिलाकर बोला, तो नहीं होगा माँ जी, वही जमिएगा रूखा सूखा जो कुछ हम गरीबों के घर बने। उमा ने हंसकर कहा, अच्छा यही सही। उस शाम को सोनलाल देर से घर लौटे। वह बातूनी फिर मिल गया क्या रास्ते में? खूब भूखा गए थे, आते ही बोले, खाना लाओ, यही कमरे में ले आओ। उमा ने दृढ़ स्वर में कहा, खाना नहीं है। पति ने अचरज से पूछा, क्यों, अभी तक नहीं बनाया क्या? बना है, उमा ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। सोनलाल ने खींच कर कहा, क्या बक रही हो? जाओ थाली परोस कर लाओ। उमा पास वाली कुर्सी पर धम से बैठ गई और हाथ उठाकर बोली, पहले एक बात का फैसला कर दो, तब खाना लाऊंगी। बोलो क्या है? उमा ने आगे को झुक कर कहा, इस घर की मालकिन कौन है? सोनलाल ने हंसकर कहा, तुम। उमा ने कहा, उस बातूनी आदमी से तुमने यह बात कही या नहीं? तब वह मेरे देवर से अपनी लड़की ब्याहने वाला कौन होता है? और तुम ही क्या हक रखते हो इस तरह मुझसे बिना पूछे कोई बात कहने का? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। पति ने हंसकर कहा, और मैं कौन हूँ? उमा ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम भाभी हो उसकी? सिर्फ भाभी? सोनलाल चुप रह गए। उमा ने सिर तान कर कहा, जनाब, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ उसकी, समझे? मेरी आज्ञा के खिलाफ वह एक कदम नहीं रख सकता। विश्वास न हो तो करके देख लो कुछ। तुम यह शादी ठहराओ, मैं कल ही उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। बहु तेरा कमा लेगा। तुम समझते क्या हो मुझे? सोनलाल ने कहा, तुम क्या कहलवाना चाहती हो मुझसे? जल्दी से बतला दो, मैं कहने को तैयार हूँ। खाना ला दो फिर। उमा ने कहा, अब आए ठिकाने पर? अच्छा कहो, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध? सोनलाल ने जल्दी से कहा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध? उमा ने आगे कहलवाया, कहो, कुछ न होगा, कुछ न होगा।
सोनलाल ने जल्दी से दोहरा कर कहा, अब खाना ले आओ। पर उमा न उठी, बोली, कहो, मुझसे आज गलती हुई है यानी। और अचानक सुदेश को सामने खड़ा देखकर चुप रह गई वह। देवर ने शायद वह उतनी आधी बात सुन ली। सोनलाल ने सिर उठाया तो वे भी छोटे भाई को देखकर सकपका गए। उमा सिर पर आंचल खींचकर भागी। खाना प्राय समाप्त हो चुका था। सोनलाल ने पानी पीकर एक डकार ली, फिर पन्नी के शांत सौम्य सुख की और क्षण भर निहार कर बोले, तो यहाँ अपने देवर की शादी न करोगी? हरगिज नहीं। उमा सिर हिलाकर बोली। पति ने हंसकर कहा, वह मुझे 100 रुपये भेंट कर गया है, लौटा दो। उमा ने फौरन कहा। पति बोले, लौटा दूंगा, लेकिन परसों सुदेश को अपनी परीक्षा की फीस दाखिल करनी है। कल इतवार है, कहो 1 सप्ताह के लिए ये रुपये रख लूं। 1 तारीख को शाम को वेतन मिल जाएगा, उसी दिन दे आऊंगा। जी नहीं, तब उसकी फीस का क्या इंतजाम करूं? मैं कर दूंगी इंतजाम। ऊपर वाली मारवाड़िन लोगों के जेवर गिरवी रखती है, मैं अपनी लॉकेट गिरवी रख कर तुम्हें रुपए दूंगी। ला दूं? संतोष न हो तो ला दूं अभी। तुमने समझा क्या है? सोनलाल ने दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाया और मुंह से कहा, नमस्कार शतबार। आगे की कहानी भाग 3 में। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।